ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस चार्ट को बनाने में कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा हमारा। इसी चार्ट के अंदर मैं ऑलमोस्ट सब रिएजेंट जितने भी एल्कीन एल्काइन के रिएजेंट सबको कवर करूंगा। ये याद रखना ना, सिर्फ इसी में ऐसा होता है, बाकियों में तो यहाँ तो एच एच जुड़ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जोड़ दो। अब हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर जितनी भी एल्कीन और एल्काइन की जितनी भी रिएक्शंस है, हमें पता है वो एई रिएक्शंस देते हैं, तो एई के जितने भी रिएजेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए गए हैं उन सारे रिएजेंट को मैं एक ही जगह पे सम अप करने वाला हूं ताकि चीजें तुम्हारे लिए क्या हो जाए बच्चों, आसान हो जाए। रेडी हो? चलो भाई ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैं लेके आ रहा हूं सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन को। किसको लेके आ रहा हूं? एल्कीन या फिर एल्काइन। सिमेट्रिकल लो, एसिमेट्रिकल लो, तुम्हारी खुद की मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कीन ले लिया या फिर तुम लोग लिख सकते हो एल्काइन। चलो भाई, इस एल्कीन और एल्काइन की जो रिएक्शंस अब हम कवर करने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो हम रिएक्शन करेंगे इसके अंदर, ध्यान से देखना रिएजेंट्स को, सारी कहानी रिएजेंट पर ही निर्भर कर रही है। पहली रिएक्शन हम करवाएंगे इसकी बेटा जी वाटर के साथ। किसके साथ बच्चों? वाटर के साथ। लेकिन वाटर डायरेक्ट कभी एल्कीन एल्काइन से रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि रीजन बताऊंगा, वीक एसिडिक नेचर होने के कारण, इसलिए एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। एग्जामिनर केवल वाटर स्लैश एच पॉजिटिव आपने काफी बार रिएक्शन के अंदर देखा भी होगा, लिखा हुआ, यस और नो बेटा। बट कभी कभी एग्जामिनर इसी को डिल्यूट H2SO4 भी लिख के देता है, देखा होगा कभी ना कभी आप लोगों ने। और कभी कभी इसी रिएजेंट को एग्जामिनर H3O पॉजिटिव लिखकर भी देता है, तो वो उसकी मर्जी, ठीक है। दूसरा तुम्हें यहाँ रिएजेंट देखने को मिल सकता है बेटा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या आपने रिएक्शन में हजारों बार कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 देखा होगा ना? गुड। आप लोगों ने हजारों बार देखा होगा कॉन्सनट्रेटेड HX लिखा हुआ, देखा है बच्चों? गुड। आप लोगों ने हजारों बार देखा होगा डिल्यूट HX देखा होगा। HX मतलब HCl HBr कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपने एक और देखा होगा जिसमें लिखा होता है इथेनोलिक HX। इथेनोलिक HX मतलब HX आएगा लेकिन इथेनोलिक साथ में, इथेनॉल साथ में प्रेजेंट होगा। इस तरीके से तुमने काफी बार देखा होगा। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं, तुम लोगों ने देखा होगा एक रिएजेंट Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखा है इसके, सुना है इसके बारे में बेटा? कभी ना कभी बुक के अंदर जरूर देखा होगा जब भी तुम 11th-12th पढ़ रहे होंगे। एक बार तुम लोगों ने देखा होगा जैसे Br2 CCl4 है, उसी तरीके से मिलता है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज अ ब्रोमीन वाटर। क्या है बच्चों ये? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एग्जामिनर या तो Br2 और स्लैश H2O लिख के देता है या फिर कभी कभी वो लिख के देता है BrOH, ऐसा भी लिख के दे सकता है। ओके बेटा। दूसरी बात, जैसे मैं Br2 CCl4 लिया उसी तरीके से Cl2 CCl4 भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लिया उसी प्रकार से Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय क्या बन जाएगा? ClOH बन जाएगा। दिमाग में गया क्या? थम दिखाओ। गुड, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो रिएजेंट यहाँ यूज होने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखना, इसके अलावा जो हम रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो रहेगा हमारे पास, देखना जरा इधर, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन होगी रे। चलो ओके, नेक्स्ट जो रिएजेंट तुम्हें यहां देखने को मिलेगा बेटा वो मिलता है जनरली आप लोगों को CH3 COO twice Hg in the presence of water, ओके। और साथ में दिया जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक रिएजेंट इसी के साथ में एक और मिलता है, ये ऐसा मिलता है एग्जामिनर डालता है, या तो डालता है CH3COO twice Hg in the presence of ROH, और साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड। याद रखना बच्चों, आप लोग अब देखो रिएजेंट आपको याद है या नहीं? देखो आप स्कूल में जब पढ़ते होंगे आपको रिएक्शन का नाम लिखवाया जाता है बार बार। हम रिएजेंट पे चलते हैं। अभी आपको रिएजेंट से चाहे याद आए ना आए, अब मैं तुम्हें नाम बोलूंगा तो एकदम से याद आ जाएगा। क्या आप लोगों ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में सुना है? ये वही रिएजेंट है। ये रिएजेंट किसका है बच्चों? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। ओके बेटा। और ये रिएजेंट जब हम वाटर की जगह अल्कोहल यूज करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली, वाटर की जगह जब हम अल्कोहल यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं सोल्वोमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सोल्वोमर्क्यूरेशन रिएक्शन है हमारे पास। दोनों में बस इतना अंतर है, वहां वाटर यूज होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, यहाँ अल्कोहल यूज होता है। इसके अलावा जो रिएजेंट तुम लोगों को देखने को मिलेंगे वो दिखेंगे BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान।
कभी भी याद रखना, आपने B2H6 सुना होगा डाइबोरेन इनऑर्गेनिक के अंदर, यस ये उसी का ही है। B2H6 का BH3 कभी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो इस फॉर्म में रहता ही नहीं है, लेकिन साथ में जब हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डाल देते हैं तब ये एग्जिस्ट कर जाता है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो मैं उसमें बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। साथ में डाला जाता है पर एसिड H2O2 इन द बेसिक मीडियम। ओके बेटा जी, इसी रिएक्शन को नाम दिया गया था बेटा जी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBO रिएक्शन सुनी है ना आप लोगों ने? यस, ये HBO रिएक्शन है, HBO दैट इज अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कंप्लीट नाम रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा जो तुम लोग इसके अंदर रिएक्शंस बेटा ये हो गया, इसके अलावा ना ये सेम रिएक्शन मिलती है BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, बट साथ में दिया जाता है एसिटिक एसिड COOH, ठीक है बेटा, ये भी साथ में करवाई जाएगी। इसके अलावा हमारे पास बेटा जी एक रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिलेशन की। कौन सी रिएक्शन बच्चों? हाइड्रोक्सिलेशन। जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है बेटा ये 4 तरह की होती है। कितने तरह की होती है बच्चों? 4 तरह की रिएक्शन होती है। ध्यान से सुना, 4 तरह की रिएक्शन कौन कौन सी होती है। पहली होती है, सुना होगा 1% कोल्ड KMnO4। कभी ना कभी आपने ये जरूर सुना होगा 1% कोल्ड KMnO4, ओके, जिसको बोलते हैं, नाम बोलूंगा तो तुम्हें एकदम से याद आ जाएगा, बेयर्स रिएजेंट। याद आया कुछ? यस, इट इज अ बेयर्स रिएजेंट। गुड। सेकंड जो तुम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा वो दिखेगा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। तीसरा जो तुम्हें मिलेगा इसके अंदर मिलेगा Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ H3 एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। और चौथा तुम्हें मिलेगा पर एसिड। क्या मिलेगा बच्चों? पर एसिड। वहां भी तुम्हें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाई गई होगी। तो ये है हाइड्रोक्सिलेशन की रिएक्शन जहां OH आते हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास इसी की और एक लास्ट रिएक्शन बची हुई है, उसको भी हम कवर करेंगे। ऐसा करते हैं, इसके कहां से लेकर जाए रिएक्शन को, इधर से ले जाते हैं। चलो ध्यान से सुनना बेटा, एक और रिएक्शन जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। नाम जरूर सुना होगा, ओजोनोलाइसिस। सुना है बच्चों? यस, ओजोनोलाइसिस के अंदर हमारे पास 3 तरह की रिएक्शंस आती है। कितने तरह की रिएक्शंस आती है बच्चों? 3 तरह की रिएक्शन आती है, जिसमें सुनना जरा, रिएजेंट के ऊपर कहानी है सारी की सारी। 3 तरह के जो रिएजेंट आएंगे इसके अंदर वो कौन कौन से आएंगे देखो बच्चों। एक तो आता है बेटा जी O3। क्या दिया जाएगा बच्चों? O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। एक मिलता है बेटा O3 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर डाला जाता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके। और लास्ट आता है बेटा जी O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब एक टाइम पे जिंक प्रेजेंट और एक टाइम पे जिंक एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा जी। तो ये तो आती है हमारे पास 3 ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। और लास्ट जो रिएक्शन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है हमारे पास बच्चों रिएक्शन विद KMnO4। ये कुछ रिएक्शंस है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कीन या एल्काइन की गिवन की गई है। मैंने सारी एक ही चार्ट के अंदर कवर कर दी, ताकि ये चार्ट तुम लोग बना के जहां पढ़ते हो वहां चिपका लेना, ताकि रिएक्शंस तुम्हें बार बार याद आती रहे। अब बात ये है कि सर ये तो रिएजेंट्स हो गए, अब सारी कहानी शुरू हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा इनके प्रोडक्ट्स कौन क्या क्या बनाता है। रेडी हो बेटा जी? सबसे पहले रिएजेंट्स तो आ गए, इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल ये भी तो पता होना चाहिए ना बेटा। याद रखना तुम्हें, ये एल्कीन एल्काइन में हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा, यस और नो। बस इतना पता लग जाए कौन इलेक्ट्रोफाइल तो और मजा आ जाएगा। जब वाटर में मिलता है या डिल्यूट H2SO4 है उस समय जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो H पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव होता है। अब पता लग जाएगा H कहां जोड़ना है और OH कहां जोड़ना है। गुड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब H2SO4 की मात्रा सबसे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल भी H पॉजिटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल होता है HSO4 नेगेटिव। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब HX की मात्रा ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? X नेगेटिव। लेकिन जब डिल्यूट लिख दिया, डिल्यूट में तो वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा तो कौन जुड़ेगा? H पॉजिटिव के साथ में X नेगेटिव या OH नेगेटिव, बताओ
OH नेगेटिव, डिल्यूट है ना, वाटर प्रेजेंट है वहां पर। इथेनोलिक HX में जुड़ेगा तो H पॉजिटिव, लेकिन इथेनोलिक है इसलिए C2H5O नेगेटिव जुड़ता है। Br2CCl4 के अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी Br होता है, Br पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल भी होता है Br नेगेटिव। ओके बच्चों, जब Br2CCl4 होता है इलेक्ट्रोफाइल भी Br और न्यूक्लियोफाइल भी Br, मतलब दोनों Br जोड़ने। जब ब्रोमीन वाटर होता है तो मैंने आपको बताया था ये कैसे एग्जिस्ट करता है, BrOH की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा जी? BrOH। तो Br यहां इलेक्ट्रोफाइल होता है और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है। बताओ मुझे, यदि तुम्हें ये चीजें दिमाग में, अब ये तो ऑटोमेटिकली दिमाग में याद होने शुरू हो जाती है, तो मुझे बताओ क्या रिएक्शन तुम्हारे लिए मुश्किल होगी या आसान होगी? आसान, सेकंड में बना लोगे। अच्छा, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि यहां वाटर है और सॉल्वो में यहां एल्कोहल। जब वाटर है तो वाटर जोड़ो। क्या बोला बच्चों में? जब वाटर है तो वाटर जोड़ो, जब एल्कोहल है तो एल्कोहल जोड़ो। क्या ये दिमाग में गया था? हम दिखाओ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ध्यान रखना है, सॉल्वो मर्क्यूरेशन में एक ही अंतर है, एक में वाटर एक में एल्कोहल। जब वाटर है तो वाटर जोड़ो, एल्कोहल है तो एल्कोहल जोड़ो, कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरान, ये हाइड्रोपोरेशन है, इसमें भी वाटर जुड़ता है। कौन जुड़ता है बच्चों? वाटर। लेकिन जब हमारे पास क्या मिलता है बेटा जी? CS से CH आता है, तब इलेक्ट्रोफाइल भी H पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल भी H नेगेटिव, दोनों H और H आते हैं। याद रखना, एल्केन बनकर आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट इसके अंदर। फिर आता है हमारे पास बेटा जी कोल्ड KMnO4 के साथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड Ag2O पर एसिड। याद रखना, ये सारे के सारे डाइओल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सारे के सारे डाइओल। डाइओल में समझते हो, जहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये यहां भी OH लगा देगा, यहां भी OH लगा देगा। कितना आसान सा काम है ना बेटा। दोनों कार्बन पे OH जोड़ो, रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट। कोई इंटरमीडिएट कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट OH लगा दो। बस फर्क कितना है, ये जो पहले दो है ये सिन डाइओल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? सिन डाइओल। और बाकी के जो दोनों है वो बनाते हैं एंटी डाइओल। क्या बनाते हैं बच्चों? अरे ये क्या हो गया रे? हाँ, ये क्या बनाते हैं बच्चों? हमारे पास एंटी डाइओल बनाते हैं। मतलब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या KMnO4 मिल गया तो दोनों OH सेम साइड, यदि एक OH नीचे है तो दूसरा OH भी नीचे होगा। लेकिन यदि हमारे पास नीचे के दो रिएजेंट Ag2O मिल गया या फिर हमारे पर एसिड मिल गया तो एक OH ऊपर है तो दूसरा OH नीचे होगा, तभी तो एंटी डाइओल बनेगा ना। फिर बचते हैं हमारे पास ओजोनोलाइसिस। देखो बच्चों, ओजोनोलाइसिस में जब O3 तुम्हें तीनों में मिलता है, फर्क कितना आता है? एक में जिंक और वाटर होता है, एक में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और साथ में हमारे पास दिया जाता है या फिर तीसरे में अकेला वाटर। मतलब एक में जिंक प्रेजेंट, एक में जिंक एब्सेंट। यदि जिंक प्रेजेंट हो तो हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स। और जब भी हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला जाता है तो हमेशा ही एल्कोहल मिलते हैं। हमेशा क्या मिलते हैं बच्चों? हमारे पास एल्कोहल मिलते हैं। और यदि जिंक एब्सेंट हो, जैसे यहां वाला था, तो वहां एसिड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एसिड प्लस कीटोन मिलते हैं, क्योंकि कीटोन की ऑक्सीडेशन करना मुश्किल होता है। तो देखो, मुझे बताओ, जब भी तुम्हें O3 मिल गया तुम तो सिर्फ रिएजेंट पे देखो। अच्छा, जिंक प्रेजेंट, सर ने बोला कार्बोनिल कंपाउंड में कहां एल्डिहाइड और कीटोन बने, वही आंसर होगा। अरे यहाँ तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, और कहाँ एल्कोहल बना? अरे इस ऑप्शन में एल्कोहल बने, यही आंसर होगा। और जिंक नहीं, अकेला वाटर लिखा है, सर ने बोला जिंक ना हो तो एसिड बनते, किस ऑप्शन में एसिड्स बने हैं, वो आंसर होगा। मुझे बताओ क्या समझ आया? क्या एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व आउट होते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम वो चीज नहीं पढ़ा रहे स्कूल की तरह कि इसको पढ़ाते हुए 10 महीने लगा दे। हमारा काम सिंपल सा है कि यदि तुम्हारा रिएजेंट काम है, हमने पिछले 1.5 दिन से हम सिर्फ मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे कि कौन सी चीज कहां जुड़ेगी, कैसे जुड़ेगी, वो सब चीज हमने क्लियर करने के बाद रिएजेंट आ गए। अब तो तुम्हें सिर्फ उनको उठाना और वहां रखना है, मतलब उन कार्बन से जोड़ना, और कहानी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नाउ लास्ट रिएक्शन विद KMnO4। यदि कोल्ड KMnO4 लिखा तो इधर जाइए, सिन डाइओल बनाइए। अकेला KMnO4 लिखा तो ध्यान रखना ये गिव्स सेम प्रोडक्ट, गिव्स सेम प्रोडक्ट एज O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे ये ना O3 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड प्लस कीटोन, ये भी एसिड प्लस कीटोन बनाता है। क्या दिमाग के अंदर गया? क्या तुम लोगों को ये इजी लग रहा है ना बेटा जी? अब इसको और इजी करते हैं। अभी रुक जाओ बेटा, अभी इसके ना इसमें निचोड़ के हम चीजें निकालेंगे। सुनो, ये तो हो गया सिर्फ का सिर्फ अभी हमने सीखा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे बताओ,
जब H और OH जोड़ोगे तो इसका मतलब अल्कोहल ही बनेगा। अरे यस और नो? अब सबका हमें पता है क्या बनने वाला है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम लोगों को, हमने ये पढ़ा कि रीअरेंजमेंट कब होती है और कब नहीं होती है, सर नो? वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा कि उसका पॉजिटिव चार्ज आगे शिफ्ट हो सकता है या शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे रिएजेंट भी है जो रीअरेंजमेंट होने ही नहीं देते। समझ लो, मतलब ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट दिया जाता है वो रेडी है रीअरेंजमेंट करवाने के लिए, लेकिन ऑर्गेनिक जो रिएजेंट है वो रीअरेंजमेंट होने नहीं देते। वो कौन कौन से, क्या हम उनको भी इसमें नोट कर ले, क्या हमारे लिए और आसान हो जाएगा ना काम बेटा? ध्यान से सुनना। यदि HOH ये मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर मानता हूं कि ये रीअरेंजमेंट करने के लिए रेडी है, वैसे इनमें हो नहीं सकता बट फिर भी मान लो ये रेडी है, यहां पहला वोटर दिया गया है रिएजेंट, ये रीअरेंजमेंट करवा लेता है, कहता होने दो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रीअरेंजमेंट होने देता 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 है, ये रीअरेंजमेंट नहीं होने देता। सुनना, रीअरेंजमेंट सिर्फ 3 केसेस के अंदर नहीं होती, मतलब ऑर्गेनिक रिएजेंट तैयार है रीअरेंजमेंट करने के लिए, सॉरी रिएक्टेंट तैयार है, लेकिन रिएजेंट कब नहीं होने देता? वो 3 तरह के रिएजेंट है जो होने नहीं देते रीअरेंजमेंट कभी भी। पहला, यदि इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो, सब बच्चे बोल के बताएंगे, बोलो मैं समझ जाऊंगा। पहला क्या है? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। इलेक्ट्रोफाइल बीआर के पास लोन पेयर होते हैं ना? गुड। इधर भी इलेक्ट्रोफाइल को ना बीआर, यहां भी लोन पेयर होंगे, तो यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अरे दिमाग में जा रहा था, हम दिखाओ। गुड। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा, यदि तुम्हारे पास रिएजेंट के अंदर मरकरी मिल जाए, क्या मिल जाए? रिएजेंट के अंदर मरकरी मिल जाए, तो वहां रीअरेंजमेंट नहीं होती। क्या यहां तुम्हें मरकरी देखने को मिल रही है? तो यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगी। यहां मरकरी दिख रहा है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या दिमाग में गया? 2 हो गए। पहला क्या था? पहला क्या था? कब रीअरेंजमेंट नहीं होने देता रिएजेंट? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होते हैं। दूसरा क्या बोला? जब रिएजेंट में मरकरी मिल जाएगा तब भी रीअरेंजमेंट नहीं होती। तीसरा, यदि हाइड्रोपोरेशन BH3 मिल जाता है। कौन मिल जाता है बच्चों? BH3 तुम्हें कहीं भी देखने को मिल गया तो समझ जाना वहां रीअरेंजमेंट नहीं होती। यही 3 केसेस है जहां रिएजेंट रीअरेंजमेंट नहीं करते पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। पहला क्या था? यदि मुझे इलेक्ट्रोफाइल, अब तुम्हें सबका पता है कौन इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है, कौन न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। यदि इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर मिल गया तो वो कभी रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। दूसरा, रिएजेंट के अंदर मरकरी मिल गई तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरा, यदि रिएक्शन में BH3 मिल गया तो वो भी रीअरेंजमेंट होने नहीं देगा। चाहे रिएक्टेंट रेडी है रीअरेंजमेंट करवाने, उसका रीअरेंज होकर वो स्टेबल हो रहा है, बट वो होने नहीं देगा। ये रिएजेंट होने नहीं देते रीअरेंजमेंट। क्यों नहीं होने देते? मैकेनिज्म के अंदर समझेंगे, इसके बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। दिमाग में गया क्या? गुड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा जी, ये तो हो गया कि किनमें रीअरेंजमेंट होगी, किनमें रीअरेंजमेंट इनमें होती नहीं, क्योंकि सिन डाई वाले दोनों डायरेक्ट जोड़ने तो कोई मतलब ही नहीं है, इनके अंदर भी नहीं। अब सुनो मेरी बात बेटा, 3, अब चौथा कलर कौन सा ले? पिंक ले लेते हैं। देखो बेटा, जब हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास क्या जुड़ रहे हैं बेटा? H और OH, तो एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह OH, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, पता है ना? अरे यस और नो? तो यहां तो बन के आएगा एल्कोहल। क्या बन जाएगा बच्चों? एल्कोहल। H और OH जुड़ेंगे तो एक जगह मान लो H यहां जोड़ा, OH यहां, तो वो एल्कोहल बना ना। यहां H और, तो यहां से सल्फोनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अरे यस और नो? मतलब H और HSO4 जुड़ेगा, यहां हैलाइड बन जाएंगे, एल्काइल हैलाइड। अरे यस और नो? तो इसका मतलब कितना आसान काम है पहचानना। एक एक सेकंड में तुम्हारे आंसर अपने आप आते जाएंगे। समझ रहे हो? अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए। जनरली हमने बोला था कि हमेशा मार्कोनिकोव रूल 1 लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां जोड़ो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। यस और नो? अरे यस और नो बेटा? लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान करता हूं जगह बचा के। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, H और जुड़ेगा, हमें पता है मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा।
हमें पता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, हमें पता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, हमें पता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ती हैं सारी चीजें, सब पता है। यस और नो बेटा? सब जगह मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जुड़ेंगे। कितना आसान आसान चीजें पढ़ाता हूं मैं यार। क्या लिखा बेटा मैंने अभी लास्ट में? सब जगह तुम्हें पता कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जोड़ो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, बट मैंने हमेशा बोला स्टेबिलिटी को देखते हुए चलना। यस और नो? बट जब आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां हमेशा H और OH जो जुड़ता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जुड़ता है। मतलब H कहां जुड़ेगा? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे। ये याद रख लेना, सिर्फ इसी में ऐसा होता है, बाकियों में तो यहाँ तो H जुड़ रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जोड़ दो, बस इसका ध्यान रखना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, बाकी सब में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। क्या गया दिमाग के अंदर? अब सुनिएगा, ये जो चार्ट हम लोगों ने अभी तुम्हारे सामने बनाया, ये कंप्लीट कवर करता है। इनमें से कुछ ऐसी रिएक्शंस भी है जो तुम लोगों को अलग अलग चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलेगी, समझ रहे हो ना? बट रियल में आपके सामने बोर्ड के ऊपर पूरा हाइड्रोकार्बन का 80% पार्ट लिखा हुआ है, एल्कीन और एल्काइन की सारी रिएक्शंस। ओके बच्चों? अरे कर लोगे ना? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक की, हर एक चैप्टर का कुछ इसी प्रकार से चार्ट क्रिएट किया करेंगे, और इस चार्ट को बेटा आपने A4 शीट पे बनाना है और सामने चिपका लेना है, ताकि बार बार इसको देखते रहो तो दिमाग में आता रहता है ना कि कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, किस में रीअरेंजमेंट होती है, किस में रीअरेंजमेंट नहीं होती। इस पूरा चार्ट बनाने के बाद मैं तुम्हें नीचे नोट लिखवाऊंगा, उस नोट को भी उस चार्ट पर लिखना है। और नोट में हम क्या लिखाएंगे, क्या क्या मिल जाए बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पे मिल जाए, रिएजेंट में मर्करी मिल जाए या BH3 मिल जाए, तो उस समय रीअरेंजमेंट नहीं करनी है। यस और नो? और सिर्फ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होता, बाकी सब में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। यस और नो? कहानी खत्म। तो ये था पूरा चैप्टर, समझ रहे बेटा जी?